गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक आपका आनुवंशिकता और विभिन्नताओं से संबंधित ही है। कल आपको केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको आनुवंशिकता के बारे में छोटा सा मटेरियल, एक छोटा सा वीडियो बना के हमने प्रोवाइड किया था। आज हम उसी के क्रम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में भी आते हैं और साथ में आपके जानने के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है, आपका ये पूरा चैप्टर ही बेटा आपके ही ऊपर, आपकी पीढ़ी आपके ही ऊपर क्या है, पूरा मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, यह वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत क्लास 12 के स्टूडेंट के आनुवंशिकता व भिन्नताएं चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें कि मेंडली वंशागत आपके सिलेबस में है और इसी को हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, मेंडली वंशागत के अंदर जो हम पढ़ेंगे, पहली हेडिंग वो उद्यान मटर का चयन पढ़ेंगे। ठीक है, उद्यान मटर का चयन मतलब है सिलेक्शन ऑफ द आपके तो पी प्लांट मतलब मटर के जो पौधे होते हैं उनका चयन कैसे। ठीक है, मतलब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर पूछेगा कि मेंडल ने क्यों मटर के ही पौधे को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना, या मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, मीठी मटर कहो या उद्यान मटर कहो, लेकिन एक क्वेश्चन पूछेगा क्यों मटर के ही पौधे पर प्रयोग किया। आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन, अमरूद ये भी तो थे, इन पर भी कर सकते थे, बट इनको मटर का ही पौधा क्यों ऐसा लगा कि मटर के पौधे पर प्रयोग करें तो ज़्यादा सुलभ होगा, ऐसा क्यों। ठीक है, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अर्थात सपोज करिए कि आप मान लीजिए क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्या आया है कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया और क्यों। तो आप क्या बताओगे कि मेंडल ने अपना प्रयोग, ठीक है, उद्यान मटर के पौधे पर किया और क्यों किया, कारण क्या थे। ये कारण यहाँ पर मैं आपको लिखा हूँ, एक एक कारण आपको हम आज बताएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहली बात, कभी कभी ये भी पूछता है कि मेंडल ने जिस पौधे को अपने प्रयोग में शामिल किया उसका वैज्ञानिक नाम बताइए। तो आपको मैंने बताया कि मेंडल ने अपना प्रयोग बेटा मटर के पौधे पर किया, उद्यान मटर या मीठी मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम आपका है पाइसम और सटाइवम। ठीक है, ये इसका क्या है, बोलो। मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, बॉटेनिकल नेम है। तो अब कारण क्या है कि मटर का ही पौधा चुना, आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन क्यों नहीं चुना। तो बेटा इसके अपने कुछ रीजन हैं। क्या है, कुछ अपने रीजन से, उन्हीं रीजन्स के कारण मेंडल ने मटर का पौधा चुना। क्या रीजन है, आइए बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, रीजन नंबर 1, पहली चीज़ कि मटर फसली पौधा है। ठीक है, जिसकी आयु 2 से 3 महीने होती है, इनमें संभालना सुगम होता है। अर्थात पहला रीजन ये है कि ये फसली पौधा होता है। फसली पौधा का मतलब ऐसा पौधा जो कि लगभग एक फसल चक्र अर्थात 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में क्या हो जाए, उसकी दूसरी पीढ़ी आ जाए, तो उसे फसली चक्र कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा कि मटर फसली पौधा होता है जिसकी आयु 2 से 3 महीने होती है, मतलब कि इन्हें संभालना सुगम है, इन्हें ज़्यादा लंबे समय तक देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। पहला रीजन। दूसरे रीजन में गाइस, इन्होंने, इनके पुष्प जो होते हैं द्विलिंगी होते हैं। सबसे बड़ी चीज़, द्विलिंगी का मतलब इनके मटर के पुष्प में ही पुमंग और जायांग एक ही पुष्प में होते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था है, द्विलिंगी कहलाता है। तो इनके पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं और इनमें स्वपरागण ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्वपरागण होता है। किसमें, मटर के पौधे में, अर्थात पर परागण इसमें किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ठीक है, अब तीसरा कारण क्या था कि इनके फलियों में बीजों की संख्या भी अधिक होती है। अब आपने देखा होगा कि मटर का प्लांट हो, उसमें जो फली लगती है, छीमी जिसे कहते हो, उसमें 1 से अधिक बीज होते हैं, राइट। तो ये भी एक कारण रहा कि इनके फलियों में बीजों की संख्या अधिक होती है, जो कम समय में ही पक जाते हैं। बहुत जल्द ही क्या होते हैं, जैसे फली लगी तो 1 महीने 15 दिन में क्या होते हैं, पक जाते हैं। ठीक है कि नहीं। दूसरा, इनमें क्या होता है, कृत्रिम रूप से, ठीक है, पर परागण भी कराना संभव होता है। कृत्रिम रूप से मतलब कि पहली चीज़ कि ये द्विलिंगी पुष्प, इसमें स्वपरागण होगा, अपने आप परागकण क्या होगा, वर्तिकाग्र पर जाएगा, ये स्वपरागण है। लेकिन अगर आप कहो पर परागण हो जाए अपने आप, तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, कृत्रिम रूप से इनमें पर परागण करना आसान है, संभव है। ठीक, कृत्रिम रूप का मतलब मानव द्वारा। ठीक है,
तो इसका एक कारण ये भी है कि मंडल ने क्यों मटर का ही पौधा लिया। फिर बेटा इनका जीवन चक्र कम अवधि में ही पूरा हो जाता है, अर्थात इनका जीवन काल कितना होता है 2 से 3 महीने, और 3 महीने में इनकी अगली जनरेशन आ जाती है, अगली पीढ़ी। फिर जब उसको जर्मिनेट कराएंगे तो हम तुलना कर लेंगे कि अगली पीढ़ी अर्थात संतान और पिछली पीढ़ी के दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, क्या लक्षण है, तो इनको हम बहुत जल्दी से पता कर लेंगे। अगर हम कोई आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन लेते हैं बेटा, तो उसको तैयार होने में, उसकी अगली पीढ़ी आने में 10, 15, 20 साल लग जाएगा, तब तक हो सकता है कि मंडल चले जाएं। तो निष्कर्ष कौन निकालेगा, स्टडी कौन करेगा? इसीलिए मंडल ने क्या किया, ऐसा पौधा चुना जिसकी आयु क्या हो, बहुत कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कि इसका जीवन चक्र कम अवधि में पूरा होता है गाइज, अर्थात पीढ़ी के परिणाम क्या होते हैं, जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। शायद यही सोच करके इन्होंने क्या किया कि मटर का पौधा लिया कि मटर के पौधों को हम जब बोएंगे तो जो उस पर जर्मिनेट करेगा, फल लगेगा, उसको फिर बीज पकेगा 2 महीने में, फिर जब बोएंगे तो 6 महीने में लगभग क्या है, दूसरी पीढ़ी के भी परिणाम आ जाते हैं। और हम तुलना करेंगे दोनों को और देखेंगे कि इसमें कौन सा लक्षण है, इसमें कौन सा, इसका क्या आनुवंशिक लक्षण है, इसका क्या है, ठीक है, और क्यों है। इसीलिए इन्होंने मटर का पौधा लिया। ठीक है, अगर आम, महुआ, नीम, गुलर, जामुन लेते तो फिर से वही बात आ गई कि कम से कम उसमें 10 साल बाद क्या होता, फल लगता, फिर अगली पीढ़ी जर्मिनेट करते, फिर 10 साल बाद फल लगता, तो हम कंपेरिजन करते, तब तक तो मंडल चल जाते। ठीक है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते तो क्या मतलब रह जाता, बोलिए। इसीलिए मंडल ने मटर का पौधा लिया। ठीक है, फिर जो और एक कारण है कि इनमें विशेष परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, डू नॉट अप्लाई स्पेशल कंडीशन फॉर पी प्लांट जर्मिनेशन। ठीक है, अर्थात मटर के पौधों को उगाने के लिए कोई विशेष कंडीशन, बहुत ठंडी, बहुत गर्मी, बहुत बारिश की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यहीं पर अन्य धान है तो बहुत गर्मी चाहिए, बहुत बारिश चाहिए, ठंडी के लिए बहुत गेहूं चाहिए। तो इस तरह से मटर के लिए ऐसी कोई विशेष परिस्थिति की, स्पेशल कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही कारण था, ये सब पूरे कारण है जिसके कारण मंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया बेटा, मटर के पौधे पर किया गाइस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका बोर्ड का क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर पेपर में आता मंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया और क्यों किया। ठीक है, तो आप समझ गए मटर के पौधे पर किया और क्यों किया, इसके रीजन भी मैंने बता दिया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा आपका एक क्वेश्चन रेडी, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हम लोग। फटाफट नोट करें सभी गाइस, तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो आइए हम देखते हैं अब जो कि आपका इम्पोर्टेंट मंडल का प्रयोग है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको गाइस बताया था कि मंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया, क्यों किया, कारण बता दिया आपका। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कुल 3 प्रयोग किए थे, जिसमें पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग और तीसरा प्रयोग, 3 प्रयोग किए। पहले प्रयोग को जो बेटा वही पढ़ने जा रहे हैं, पहले प्रयोग का नाम है कि मंडल के एक गुण वंशागति का संकरण का प्रयोग, मंडल के पहला प्रयोग है। ठीक है, पहले प्रयोग का नाम क्या है, मंडल के एक गुण वंशागत के संकरण का प्रयोग, और इसी को एक संकर क्रॉस या एक जीनी वंशागत के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में गाइस इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से आ सकता है, तीनों नाम से आ सकता है, और तीनों को मंडल का पहला प्रयोग कहते हैं, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें मंडल ने क्या किया, जो भी किया होगा वो मटर के पौधे पर ही किया। तो क्या किया, वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपको रटना नहीं है, आप बहुत आसानी से समझ सकते गाइस। ठीक है, तो क्या समझना है, ध्यान दीजिए। इस प्रयोग में मंडल ने एक नाटे तने वाले, ठीक है, और एक लंबे तने वाले क्या लिया, मटर का पौधा लिया, और उसे लेकर के उसके बीजों को क्या किया, अपने बगीचे में उगाया। और उगाने के बाद जब उसमें पुष्प लगे, ठीक है, जब उसमें पुष्प लग गए तो उस पुष्प में क्या किया, बोलो, संकरण कराया। ठीक है, यहाँ पर हम पुष्प लिखते हैं, उनके पुष्पों में बेटा क्या कराया, संकरण कराया। संकरण का मतलब क्या होता है ये भी जान लीजिए, मैंने बताया फिर से कि जैसे एक नाटे तने वाला मटर का पौधा, एक लंबे वाला, दोनों को जब उगाएंगे उसमें जब फूल लगेगा, तो मंडल ने क्या किया कि जो लंबे तने वाले पौधा था उसके फूल का परागकण ले करके नाटे वाले पौधे के किसमें, जायांग के वर्तिकाक पर डाला, और जो नाटे तने का परागकण था उसको पहले से ही काट के निकाल दिया ताकि उसका परागकण नाटे वाले जायांग में ना जाने पाए। ठीक है, तो मंडल ने क्या किया, एक लंबे मटर के पौधे लिया और एक नाटे तने वाला, दोनों को बीजों को जब उगाया, ठीक है, उगाने के बाद जब उसमें पुष्प लगे तो पुष्प लगने के बाद मंडल ने क्या किया, नाटे तने वाले के पुरुष वाले जननांग को, अर्थात
प्रोग्रेसर को काट दिया और लंबे तने वाले के परागकण को क्या किया, नाटे वाले के अंडाशय में क्या किया, डाल दिया। तो इसको संकरण कहते हैं। ठीक है, तो संकरण कराया जिससे पौधों में बीजों को बोने पर सारे पौधे लंबे तने वाले हुए। ठीक है, मतलब जब नाटे तने वाले के बेटा क्या किया, उसमें लंबे वाले परागकण को डाला तो अब उसमें जो क्या बनेगा, फल बनेगा, मटर बनेगा। उसके बीज को लिया और उसके बीज को जब बोया तो देखा कि सारे पौधे क्या हो रहे हैं, लंबे हैं। तो मेंडल ये देखना चाह रहे थे कि लंबे परागकण को नाटे वाले में डालने पर क्या नाटा होगा कि लंबा होगा। तो उन्होंने देखा कि सारे पौधे क्या हुए, लंबे हुए, जबकि क्या था, नाटे तने वाले की ओबरी में डाला था। ठीक है, तो मतलब इस पीढ़ी में क्या हो रहा, नाटा लक्षण नहीं दिख रहा है, सारे लंबे पौधे हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा कि मेंडल ने इसे F1 पीढ़ी का नाम दिया। अब मेंडल ने क्या किया कि F1 पीढ़ी अर्थात जो लंबे तने वाले पौधे हुए उसको फिर से लेकर उसके बीजों को जो उगाया द्वितीय पीढ़ी के लिए, तो 1064 बीजों को एकत्र करके अलग से जब फिर से बोया तो उसमें जो तैयार पौधे हुए बेटा, उसमें इस बार संकरण नहीं कराया, अपने आप संकर परागण होने दिया, अपने आप परागण होने दिया, जिससे तैयार पौधे क्या हुए, 787 पौधे लंबे हुए और 277 पौधे क्या हुए, नाटे तने वाले हुए, अर्थात 3:1। ये इसका 3 गुना है और 1 गुना है, 3:1 के अनुपात में पौधे मिले, जिसे मेंडल ने F1 पीढ़ी बजाय F2 पीढ़ी का नाम दिया। सॉरी, मेंडल ने क्या नाम दिया, F2 पीढ़ी का नाम दिया। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि पूछा जाता है कि मेंडल के F2 पीढ़ी में प्राप्त पौधों का अनुपात कितना बेटा, 3:1। इसका अर्थ क्या है, 3 अनुपात में लंबे पौधे और 1 अनुपात में बौने पौधे क्या हुए, प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये हो गया मिले जिसे मेंडल ने क्या कहा, F2 पीढ़ी कहा। और अब जब F3 के लिए फिर से उगाना चाहा F2 के पौधों को, तो इस बार नाटे तने वाले पौधे से सिर्फ नाटे तने वाले पौधे प्राप्त हुए। अतः नाटे तने वाले पौधे शुद्ध नस्ली थे, इसीलिए F3 में जब उगाया तो नाटे वाले से सिर्फ नाटे वाले प्राप्त हुए, जबकि F2 में लंबे तने वाले पौधों को जब F3 के लिए उगाया तो वो शुद्ध लंबे भी प्राप्त हुए और F1 की भांति भी लंबे प्राप्त हुए। ठीक है, तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को थ्योरेटिकल के बजाय हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली सीखेंगे और बहुत आसानी से दिमाग में क्या होगा गाइज, बैठ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या बैठेगा कि आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिए क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में लंबे तने वाले मटर का पौधा लिया और बौने तने वाले मटर का पौधा लिया, लेकर इसके बीजों को बोया और बोने के बाद उसमें क्या कराया, संकरण कराया। और संकरण कराने के बाद जब पौधे प्राप्त हुए तो उसमें देखा कि सारे पौधे क्या हुए बेटा, लंबे तने वाले प्राप्त हुए, अर्थात इसमें नाटे तने का कोई इनरोलमेंट नहीं है। तो इन्होंने मेंडल ने इसे क्या दे दिया, F1 पीढ़ी का नाम दे दिया, अर्थात पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, प्रथम संतानी पीढ़ी। ठीक है, अब मेंडल ने सोचा कि यार नाटे तने वाला लक्षण कहाँ चला गया इसमें, जबकि नाटे और लंबे दोनों के बीच संकरण कराया है। तो मेंडल ने सोचा हो सकता है कि लंबा जरूर प्राप्त हुआ लेकिन इसमें नाटा हो। तो मेंडल ने जब इसके पौधों के बीजों को फिर से उगाया, द्वितीय पीढ़ी के लिए दोबारा उगाया और इस बार संकरण नहीं कराया, स्वपरागण होने दिया, तो इस बार जब देखा तो इनमें पौधे क्या प्राप्त हुए बेटा, नाटे भी प्राप्त हुए, लंबे भी प्राप्त हुए, अर्थात 3:1 के अनुपात प्राप्त हुए, 3 लंबे और 1 शुद्ध नाटे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कैपिटल टी को लंबे पौधे के रूप में जनरेट कर रहे हैं और स्मॉल टी को क्या है, नाटे पौधे के रूप में हम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से F2 पीढ़ी में मेंडल को क्या हुआ, बोलो 3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए, अर्थात 3 लंबे और 1 नाटे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अब मेंडल ने इसे F2 पीढ़ी का नाम दे दिया। ठीक है, अब जब मेंडल ने फिर से F2 पीढ़ी को F3 पीढ़ी के लिए उगाना चाहा अगेन, तो इस बार मेंडल ने देखा कि F2 पीढ़ी में जो नाटे पौधे थे इनसे F3 में जब प्राप्त हुआ शुद्ध नाटा पौधा प्राप्त हुआ, किसी तरह का कोई संकर इसमें नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंडल का क्या रहा, आपका पहला प्रयोग रहेगा इस। ठीक है, तो मैं बार बार जोर देना चाह रहा हूँ, बहुत रटना नहीं है, केवल इतना ध्यान दीजिए कि मेंडल ने पहले प्रयोग में एक लंबे मटर का पौधा लिया, एक नाटे पौधे को लिया। ठीक है, दोनों को लेकर के बीजों को क्या किया, बोया। अब बोने पर जो पौधे प्राप्त हुए तो उनमें संकरण कराया
और संकरण के उपरांत देखा कि सारे पौधे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए, जबकि नाटे और लंबे दोनों के बीच संकरण प्राप्त। इसका मतलब क्या हुआ, आप बताइए कि दो लक्षण है, भिन्न लक्षण है, एक लंबा एक नाटा, दोनों को जब संकरण करा रहे हैं तो केवल लंबा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि लंबापन क्या है, प्रबल लक्षण है, और बौनापन क्या था, अप्रबल था। और प्रबल जहाँ है वहाँ अप्रबल क्या हो गया, सुप्त हो गया, इसलिए वो अपने आप को F1 पीढ़ी में दिखा नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेंडल ने जब F1 पीढ़ी के पौधों को फिर से बोया द्वितीय पीढ़ी के लिए अगेन, तो देखा इस बार 3 अनुपात पौधे लंबे हुए और कुछ क्या हो गए, नाटे, अर्थात 75% पौधे लंबे हुए और 25% नाटे भी आ गए, जबकि F1 पीढ़ी में नाटा नहीं था। इसका मतलब F1 पीढ़ी में नाटा वाला लक्षण जरूर नहीं दिखा, लेकिन उसका जीन वहाँ पर था, और अगली पीढ़ी में जब उसे बोया गया तो अपने आप को क्या कर लिया, अलग कर लिया 25% के रूप में, और 75% लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अर्थात F2 पीढ़ी के पौधों का अनुपात क्या है, 3:1 और 75:25 का अनुपात प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा मेंडल का बेटा क्या, पहला प्रयोग, प्रथम प्रयोग मेंडल का आपको मैंने अभी बताया। तो यहाँ पर रटना कुछ नहीं, एक बार फिर से फटाफट देख लो, हमेशा रट जाए। पेपर में अगर आता है तो आप ये डायग्राम बना देते हैं तब भी आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, कुछ करना नहीं। यहाँ बेटा कैपिटल टी का मतलब लंबे तने वाले पौधे और स्मॉल टी का मतलब नाटे तने वाले पौधे होता है। ठीक है, और F1 पीढ़ी का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन, अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर जो लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, इस क्या है, F1 पीढ़ी के लंबे पौधे का प्रतीक है। ठीक है, और जो यहाँ पर F2 लिखा है इसका मतलब द्वितीय संतानीय पीढ़ी होता है, अर्थात सेकंड जनरेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल टी माने लंबे पौधे और कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर लिखा है, तो ये भी क्या है, बोलो लंबे पौधे ही हैं, और लेकिन स्मॉल टी क्या है, शुद्ध नस्ली नाटा पौधा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, 3 लंबे और 1 नाटे, अर्थात 3:1 के प्राप्त हुए, 3 लंबा और 1 नाटा। ठीक है, F2 पीढ़ी की बात जब F3 के लिए उगाया तो देखा कि नाटे से शुद्ध नाटा ही प्राप्त हो रहा है F3 के लिए, जबकि F2 पीढ़ी में जो लंबा था उसको जब उगाया गया तो उसमें लंबा पौधा ही क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बेटा कि लिखते समय क्या ध्यान देना पेपर में, ठीक है कि नहीं, कि लिखते समय आप एक स्टेप में संकरण की बात करेंगे और दूसरे F2 के लिए स्वपरागण की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो लंबे और नाटे के बीच मेंडल ने संकरण कराया। संकरण का मतलब क्या बताया कि जब दोनों में पुष्प लगे तो लंबे वाले के परागकण को नाटे वाले के मादा के अंडाशय में क्या किया, मेंडल ने अपने हाथ से डाला। ठीक है, और नाटे वाले के परागकण को काट के निकाल दिया ताकि वो उसमें ना जाए। ठीक है, नहीं तो स्वपरागण हो जाता, तब जो अपेक्षित परिणाम मेंडल चाहते थे वो ना मिलता। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से ये यहाँ पर याद रखना, पहले स्टेप संकरण है, दूसरे स्टेप में क्या है, स्वपरागण है। पहले स्टेप को F1 पीढ़ी सारे पौधे लंबे हुए, दूसरे स्टेप में F2 पीढ़ी सारे पौधे 3:1 हुए, अर्थात 3 लंबा और 1 बौना। अगर इतना भी लिख देते हो तो आपको एग्जाम में नंबर क्या है, 3 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर इस डायग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और लैंग्वेज में तो आप यहाँ लिखे ही हो, और इससे भी आप लैंग्वेज बना ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है गाइस, तो नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। तो नोट कर लिया गाइज आप लोगों ने। तो आइए हम देखते हैं जो है क्या कहते हैं कि मेंडल ने जो पहला प्रयोग किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उससे कुछ मेंडल ने निष्कर्ष भी निकाले। तो पूछा जाता है मेंडल के प्रथम प्रयोग से निष्कर्ष बताइए, तो निष्कर्ष क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेंडल के प्रथम प्रयोग से निष्कर्ष। तो मेंडल के पहले प्रयोग से बेटा 3 निष्कर्ष निकले थे। कितने निकले थे? 3 निष्कर्ष निकले थे, याद रखने वाली बात है, 3 निष्कर्ष निकले थे। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है, आनुवांशिकी कारक। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रबलता और अप्रबलता, और तीसरा क्या है, पृथक्करण है। ये भी हम बताएंगे, पहले आप इतना याद रखिए। पहला क्या है, आनुवांशिकी कारक, अर्थात मेंडल ने कहा कि जीवों में प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण, प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण मतलब जैसे हम जीव हैं तो हमारा लंबापन, कालापन, गोरापन, टेढ़ापन, ठीक है, भूरापन, ये आनुवांशिक लक्षण है। तो प्रत्येक जीवों के आनुवांशिक लक्षणों के विकास, ठीक है, एक सूक्ष्म कारक के प्रभाव से होता है। ठीक है, जैसे हमारी आँख अगर काली है, ठीक है, हमारे बच्चे की आँख भूरी हो गई, या फिर मान लीजिए उसकी नाक टेढ़ी हो गई, तो ये जो लक्षण उसमें विकसित हो रहा है संतानों में, वो एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म कारक की वजह से हो रहा है। ठीक है, जो एक पीढ़ी से लक्षणों को क्या कह रहा है, दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। मेंडल ने इसे ही क्या कह दिया, आनुवांशिक कारक कह दिया। ठीक है कि नहीं, तो सीधा सीधा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारी आँख भूरी है और हमारे होने वाले संतान की भी आँख भूरी हो गई, तो ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ले जा रहा है, मेंडल ने इसे आनुवांशिक कारक का नाम दिया, सपोज करिए। ठीक है, लेकिन बाद में,
ठीक है। जब और भी एक्सपेरिमेंट हुए मेंडल के बाद, तो बाद में इस अनुवांशिक कारक को जीन्स का नाम दिया गया, अर्थात जीन ही एक लक्षण को दूसरी पीढ़ी में क्या करता, ले जाने का कार्य करता। लेकिन मेंडल ने उसी को नहीं पता था तो अनुवांशिक कारक का नाम दे दिया। ठीक है। अब आइए मिलते हैं दूसरे पर, प्रबलता व अप्रबलता का, जो इन्होंने मेंडल ने निष्कर्ष निकाला। दूसरा निष्कर्ष इनका क्या है, प्रबलता और अप्रबलता। ठीक है। जब मेंडल ने क्या किया, लंबे और बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में मेंडल को क्या मिला बेटा, कौन सा लक्षण मिला, केवल लंबा लक्षण दिखा था, तो मेंडल ने उसे प्रबल लक्षण कह दिया। तथा जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या थे, अनुपस्थित थे, अर्थात नहीं दिखे, मेंडल ने उसे क्या कहा, अप्रबल लक्षण का नाम दिया। ठीक है। जैसे कि मेंडल ने नाटे और लंबे पौधे बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में पौधे लंबे प्राप्त हुए, तो लंबे पौधे प्राप्त हुए तो क्या है, प्रबल लक्षण मेंडल ने उसे कह दिया, क्योंकि वो प्रबल था तभी तो F1 पीढ़ी दिखा। और नाटा वाला लक्षण भी था लेकिन वो अपने आप को नहीं दिखा पाया, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अप्रबल। अर्थात जो F1 पीढ़ी में लक्षण दिखा लंबा वाला, उसे मेंडल ने प्रबल लक्षण कहा, और जो F2 में नहीं दिखा मेंडल ने उसे क्या कहा, अप्रबल लक्षण कहा। ठीक है। तो ये रहा दूसरा निष्कर्ष। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो अब हम क्या बात करते हैं बेटा, तीसरे की बात करते हैं, पृथक्करण। ठीक है। तो पृथक्करण में क्या है कि मेंडल ने ये कहा कि जब F1 पीढ़ी के पौधों को F2 के लिए उगाया तो इस बार प्रबल और अप्रबल दोनों लक्षण अपने आप को क्या कर लिए, पृथक कर लिए। ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि दो भिन्न लक्षण के कारक, यानी लंबा और नाटापन के कारक दोनों एक साथ क्यों ना रहे, लेकिन वो क्या होते हैं, अपने आप को मिलाते नहीं हैं बल्कि वो पृथक कर लेते हैं, समय आने पर अलग कर लेते हैं। जैसे F1 पीढ़ी में लंबा जरूर प्राप्त हुआ लेकिन बौना भी था, लेकिन दिख नहीं रहा था, जैसे ही F2 के लिए उगाया वो अपने आप को क्या कर लिए बेटा, पृथक कर लिया। ठीक है। तो इतना नोट करो, फिर पृथक्करण को भी हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर, नोट करिए फटाफट। तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आइए मेंडल के पहले प्रयोग के तीसरे निष्कर्ष के बारे में हम लोग समझते हैं। मेंडल का जो बेटा तीसरा निष्कर्ष था उसे पृथक्करण कहते हैं, अर्थात सेग्रीगेशन के बारे में बताया। ठीक है। पृथक्करण का मतलब ये कि अप्रबल, ठीक है, प्रबल लक्षण के कारक के साथ रहते हुए भी, ठीक है, यथावत शुद्ध बना रहता है। ठीक है। मतलब अपने ही रूप में शुद्ध बना रहता है, जो F2 पीढ़ी में अपनी अभिव्यक्ति कर देता है। ठीक है। मतलब कि मेंडल ने F1 पीढ़ी पौधे में क्या हुआ, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, लेकिन जब उसी को F2 पीढ़ी के लिए उगाया तो लंबे वाले में क्या था कि लंबा तो प्राप्त हुआ लेकिन उसमें बौनेपन का भी कारक था, जीन था, लेकिन वो F1 पीढ़ी में नहीं दिखा। ठीक है। लेकिन जब F2 पीढ़ी के लिए उगाया तो वो अपने आप को क्या कर लिया, लंबे वाले से अलग कर लिया, अर्थात लंबा भी पौधा प्राप्त हुआ और बौना पौधा भी प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने इसे क्या कहा, पृथक्करण कहा। अर्थात अप्रबल के जीन या कारक प्रबल के साथ F1 पीढ़ी में रहे लेकिन फिर भी वो उससे मिले नहीं, मिक्स नहीं हुए, अर्थात अपने आप को शुद्ध रूप में बनाए रहे, और ज़रूरत पड़ने पर F2 पीढ़ी में क्या कर दिए, अपनी अभिव्यक्त कर दी, अपने आप को प्रकट कर दिया नाट्य तने के रूप में। ठीक है। तो इसे मेंडल ने क्या कहा गाइस, पृथक्करण कहा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बार फिर से हम बना दे रहे हैं कि कैपिटल T स्मॉल t, ये लंबा है ये बौना है, जब इनमें संकरण कराया तो क्या हुआ, बोलो, लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब इसमें जो लंबा प्राप्त हुआ कैपिटल T, यहाँ स्मॉल t भी है, अर्थात बौने वाला भी क्या है, जीन है, कारक है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा अपने आप को क्योंकि ये अप्रबल है, और लंबा वाला इसमें दिख रहा है क्योंकि प्रबल है। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी के लिए स्वपरागण होने दिया तो यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि लंबा तो प्राप्त ही हुआ, लेकिन साथ में ये देखिए बौना वाला भी आपको 3:1, एक जो अनुपात है ये बौने पौधे का अनुपात है। अगर यहाँ बौना नहीं था, बौना यहाँ कैसे प्राप्त हो गया, इसका मतलब यहाँ पर भी बौना था। ठीक है। किसके साथ, लंबे के साथ, लेकिन वो क्या किया, मिला नहीं, और ज़रूरत पड़ने पर अगली पीढ़ी में अपने आप को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। इसी को मेंडल ने पृथक्करण कहा। ठीक है गाइज। तो अब एक बार मैं जाते जाते इस वीडियो में एक बार जो भी आज पढ़ाया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आज मैंने पढ़ाया मेंडल का प्रथम प्रयोग, जिसमें आपको ये बताया कि मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में मटर के कौन से पौधे लिए, दो भिन्न लक्षण वाले पौधे, एक लंबे तने वाले एक नाट्य तने वाला पौधा लिया, दोनों के बीच संकरण कराया जिससे प्राप्त पौधे लंबे सिर्फ हुए। ठीक है। जिसे F1 पीढ़ी का नाम दिया। और जब लंबे पौधों को फिर से उगाया F2 के लिए, ठीक है, तो इस बार 3:1
1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए, अर्थात 3 लंबे और 1 नाटे प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल का ये पहला प्रयोग रहा। और मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किए, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। और क्यों किया इसके कारण भी मैंने आपको बताया, क्योंकि ये द्विलिंगी पुष्प वाले होते हैं, इनमें स्वपरागण होता है, इनमें मानव द्वारा कृत्रिम परागण भी कराया जा सकता है और ये आसानी से कहीं उगाए जा सकते हैं, इन्हें संभालना सुगम होता है और इनका जीवन चक्र बहुत कम होता है, इनसे परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और इनकी अगली पीढ़ी 2-4 महीने में आ जाती है और इसे कहीं भी उगाया जा सकता है। ये कुछ कारण है जिसके कारण मेंडल ने अपना प्रयोग क्या किया, मटर के ही पौधे पर किया, किसी और दूसरे को नहीं चुना। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था। और मेंडल का जो पहला प्रयोग है उसे एक गुण संकर प्रयोग या एक संकर क्रॉस भी कहते हैं, ठीक है कि नहीं, या एक जीनी वंशागत भी नाम से भी जाना जाता है। और पहले प्रयोग के उपरांत इन्होंने 3 निष्कर्ष निकाले, कंक्लूजन दिए। पहला निष्कर्ष अनुवांशिकी कारक, ठीक है, अर्थात मेंडल ने इसमें क्या बताया कि जो भी किसी जीव के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या विकास होता है लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसका कारण एक सूक्ष्म कारक है जिसे मेंडल ने अनुवांशिकी कारक कहा। और बाद में आधुनिक समय में उसी को जीन्स का नाम दे दिया गया। चूँकि मेंडल को इसके बारे में नहीं नाला था, इसलिए मेंडल ने सिर्फ अनुवांशिकी कारक कहा उसे, लेकिन आज उसे हम जीन कहते हैं, यानी जिसे हम आज जीन्स कहते हैं, ठीक है, वही मेंडल ने उसे ही क्या कहा अपने समय में, अनुवांशिक कारक कहा। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला, प्रबलता और अप्रबलता। प्रबलता अप्रबलता का मतलब मेंडल ने कहा कि F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिख रहे थे अर्थात लंबापन, वो प्रबल लक्षण है, और जो F1 पीढ़ी में नहीं दिख रहे थे अर्थात नाटा वाला, ये अप्रबल लक्षण है। ठीक है, तो मेंडल ने इसे प्रबलता और अप्रबलता के निष्कर्ष के रूप में कहा। फिर तीसरा पृथक्करण, जो भी मैंने भी बताया कि लंबे और नाटे तने वाले दोनों कारक एक साथ कितने भी समय के लिए क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी वो मिले नहीं, शुद्ध बने हैं, और F2 पीढ़ी में जब उगाए तो नाटा अलग लंबा अलग हो गया गाइस। इसे मेंडल ने क्या कहा, पृथक्करण कहा। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइट चली गई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा। हम प्रयास करेंगे कल लाइट की व्यवस्था रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।